प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कौटिल्य के राज्य संबंधी विचार। यस बेटा, नोट कीजिएगा। कौटिल्य के राज्य संबंधी विचार। लेक्चर नंबर 26। इससे पहले हमने आपको कौटिल्य की सामान्य जानकारी दी। कौटिल्य का जो महान ग्रंथ है अर्थशास्त्र है उसकी जानकारी दी। इसके बाद में कौटिल्य के सामाजिक विचार अर्थात सामाजिक दर्शन या समाज व्यवस्था के बारे में मैंने आपको समझाया। आज हम चर्चा करेंगे कौटिल्य के राज्य संबंधी विचार। बेटा, कौटिल्य के राज्य संबंधी विचारों को यदि हमें बेहतर तरीके से समझना हो तो एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, क्या कि वास्तविक रूप में कौटिल्य के राज्य संबंधी विचारों के अंतर्गत किन किन बातों को कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में लिया है। यूपीएससी वाले बच्चे विशेष ध्यान दें, यूजीसी नेट वाले बच्चे विशेष ध्यान देंगे। यहाँ राज्य संबंधी विचार में सबसे पहले तो इन्होंने ये बताया है क्या कि भाई राज्य की जो प्रकृति है, राज्य की जो प्रकृति है, प्रकृति क्या है, राज्य का उद्देश्य क्या है, राज्य का उद्देश्य क्या है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताया है। ठीक है। इसके बाद में राज्य का कार्य क्षेत्र क्या है, कार्य क्षेत्र के बारे में बतलाया है। इसके बाद में इन्होंने राज्य का जो है सप्तांग सिद्धांत भी दिया है। सप्तांग सिद्धांत का मतलब ये है कि भाई राज्य का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है। तो कहने का मेरा भावार्थ यहाँ ये होगा 1 2 3 4 5 अर्थात कौटिल्य ने अपने राज्य संबंधी विचारों के अंतर्गत इन 5 बातों की चर्चा की है। क्या कि भाई जैसे हम अगर क्रम से लें तो सबसे पहले आप राज्य की उत्पत्ति को ले सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि राज्य की प्रकृति क्या होगी, राज्य का उद्देश्य क्या होगा, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, राज्य का कार्य क्षेत्र क्या है, और इसके बाद में जो है राज्य का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है, जिसे कि इन्होंने सप्तांग राज्य का सिद्धांत या सप्तांग राज्य की अवधारणा का नाम दिया है। मतलब है राज्य का निर्माण जो है 7 अंगों से इन्होंने बताया है। कितने अंगों से बताया? 7 अंगों से बताया। परंतु आज जो हमारा चर्चा का विषय होगा वो केवल राज्य की उत्पत्ति के बारे में होगा कि भी कौटिल्य ने अपने राज्य संबंधी विचारों के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा है। तो आज का हमारा लेक्चर केवल राज्य की उत्पत्ति पर होगा। तो नोट करें बेटा, हाँ अपना रजिस्टर पेन निकालिए, नोट कीजिएगा। जो विद्यार्थी साथ साथ नोट करना चाहें वो नोट करें। सबसे पहले तो आप ये नोट कर लेंगे 5 बिंदु कि कौटिल्य के राज्य संबंधी विचार में कौन कौन सी बातें आएंगी। यस, 5 बातें नोट कीजिएगा। मैं एक तरफ हो रहा हूँ, 5 बातें नोट करेंगे। 5 बातें नोट करें। विश्वास है आपने नोट कर लिया। चलिए अब हम केवल राज्य की उत्पत्ति के बारे में कौटिल्य ने क्या कहा है इसकी चर्चा करेंगे। यूपीएससी वाले विद्यार्थी विशेष ध्यान देंगे, यूजीसी नेट वाले विशेष ध्यान दें। बेटा, राज्य की उत्पत्ति की जब बात की जाती है तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ ये बताऊंगा कि वास्तव में जो है कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में स्पष्ट रूप में कोई सिद्धांत नहीं दिया है। नोट करें, कौटिल्य ने स्पष्ट रूप में राज्य की उत्पत्ति के बारे में कोई सिद्धांत नहीं दिया है। फिर से बोल रहा हूँ, राज्य की उत्पत्ति के बारे में कोई सिद्धांत नहीं दिया है, बल्कि इन्होंने जो गुप्तचर हैं, गुप्तचरों के आपसी वार्तालाप
गुप्तचरों के आपसी वार्तालाप के आधार पर इन्होंने ये कहा कि भाई राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वह समझौते के माध्यम से हुई है। समझौते के माध्यम से क्यों हुई है? इस संदर्भ में कौटिल्य का कहना है कि वास्तविक रूप में जब राजा नहीं था, राज्य नहीं था और जब अराजक अवस्था थी, इसको अराजक अवस्था कहा है इन्होंने, जबकि हॉब्स की तुलना करेंगे ना हॉब्स से, क्योंकि हॉब्स ने भी राज्य की उत्पत्ति का, हॉब्स जॉन लॉक रूसो ने भी राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत ही दिया था। तो जब हम हॉब्स से तुलना करेंगे तो हॉब्स ने भी, जॉन लॉक ने भी और रूसो ने भी अराजक अवस्था के स्थान पर प्राकृतिक अवस्था नाम दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जब हम कौटिल्य की राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की पश्चिम के राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत से तुलना करेंगे तब ये काम आएगा, ठीक है। तो इन्होंने अराजक अवस्था कहा है, जबकि हॉब्स लॉक और रूसो ने प्राकृतिक अवस्था कहा है। मतलब जब राज्य नहीं था, राजा नहीं था, तो उस समय क्या था? मत्स्य न्याय था, अराजक अवस्था थी और इसके अंतर्गत जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। जो शक्तिशाली लोग थे वो कमज़ोर लोगों को, दुर्बल लोगों को परेशान कर रहे थे, पीड़ित कर रहे थे, सता रहे थे। तो ऐसी स्थिति में फिर जो है लोगों ने आपस में मिलकर के समझौता किया और इस समझौते के अंतर्गत वास्तविक रूप में देखा जाए तो प्रजा और जनता, मतलब यहाँ प्रजा भी कहेंगे जनता भी, प्रजा और जो है राजा या शासक ना, तो ये जो समझौता होता है वो प्रजा और राजा के बीच में भी हो रहा है। मतलब स्वयं जो राजा है इस समझौते में सम्मिलित है, अर्थात प्रजा के बीच में समझौता हो रहा है और जो राजा है वह जो है समझौते में शामिल है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, प्रजा और प्रजा के बीच में ये समझौता हो रहा है। क्या? प्रजा और प्रजा के बीच में ये समझौता हो रहा है। मतलब ये समझौता इसलिए हुआ है कि भाई अराजक अवस्था से बचने के लिए, मत्स्य न्याय से बचने के लिए लोगों ने आपस में समझौता किया और इस समझौते में राजा स्वयं शामिल है, जबकि हॉब्स के समझौते में राजा सम्मिलित नहीं होगा। इसलिए वहां पर निरंकुश शासक होगा, निरंकुश शासक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ अराजक अवस्था से निपटने के लिए, बचने के लिए लोगों ने समझौता किया और समझौते के परिणाम स्वरूप कौटिल्य कहते हैं कि राज्य और राजा दोनों की ही, राज्य और राजा दोनों की उत्पत्ति होती है। अतः ये कहा जा सकता है कि कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में, राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया है। हालांकि कुछ जगह अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने यह भी कहा है कि जो राजा होगा उस राजा में देवांश होगा, मतलब उसमें इंद्र यम देवताओं के जो है गुण होंगे, तो वह गुण केवल इसलिए बताया था कि भाई जिससे कि जनता जो है राजभक्ति में निपुण हो जाए। इसका भावार्थ ये नहीं है कि कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में दैवीय सिद्धांत दिया है, नहीं, दैवीय सिद्धांत नहीं दिया है। इन्होंने तो वास्तविक रूप में जो है, हम अर्थशास्त्र का यदि गहराई से अध्ययन करें तो इन्होंने तो सामाजिक समझौते का समर्थन किया है। मतलब कौटिल्य का कहना है कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप ही है। ये बात स्पष्ट है कि इन्होंने स्पष्ट रूप में राज्य की उत्पत्ति के बारे में कोई सिद्धांत नहीं दिया है। केवल गुप्तचरों के आपसी वार्तालाप के माध्यम से ये बताया गया है कि भाई राज्य की उत्पत्ति समझौते के परिणाम स्वरूप हुई है। तो ये सभी बातें आप नोट कीजिएगा, हम एक तरफ हो रहे हैं। चलिए इनको जल्दी से नोट कीजिएगा। यस डियर स्टूडेंट्स, फटाफट नोट करें। जितेंद्र, धर्मेंद्र, हाँ यस नोट करें बेटा सभी जल्दी से। कर लिया होगा। चलिए इसके बाद में हम कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो विवरण है, पूरे विवरण को हम दो बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय और शक्ति सिद्धांत का किसी भी रूप में समर्थन नहीं किया है। नोट करें, कौटिल्य ने राज्य की दैवीय सिद्धांत और शक्ति सिद्धांत का किसी भी रूप में समर्थन नहीं किया है। फिर से बोल रहा हूँ, दैवीय सिद्धांत अथवा शक्ति सिद्धांत में कौटिल्य की कोई आस्था नहीं है। दूसरा, कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति को ही
राजा की उत्पत्ति भी कहा है। नोट करें, कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति को ही राजा की उत्पत्ति के रूप में स्वीकार किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप ये बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप में समझ गए हैं। अब यहाँ तक यदि बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है तो इसके बाद में हम इनको जो है बिंदु रूप में कर करके एक एक को अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे कि एग्जाम में यदि किसी भी रूप में आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप गलती नहीं कर पाएंगे। तो मुझे विश्वास है आपने ये सब बातें नोट कर ली होंगी। मैं इनको जो है साफ कर रहा हूँ, नोट कीजिएगा। जिसने नोट नहीं किया है वो सभी नोट करेंगे। नोट कर लिया? चलिए अब हम इसका क्रम से आगे चर्चा करेंगे, जिससे कि एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाए तो आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है बेटा? चलिए आगे चर्चा करते हैं। यस, अपना रजिस्टर पेन तैयार रखें। अब यहाँ वास्तविक रूप में यदि देखा जाए तो कौटिल्य ने अपने प्रथम अधिकरण के 13वें अध्याय में, भाई कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उस अर्थशास्त्र में टोटल 15 अधिकरण है ना। मैंने आपको पहले बता दिया था टोटल कितने अधिकरण है, 15 अधिकरण है। और 15 अधिकरणों के अंतर्गत इन्होंने 13वें अध्याय में वास्तविक रूप में जो है राज्य की उत्पत्ति का पूरा विवरण दिया है। और इसको अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया है, ना कि दैवीय सिद्धांत। यस, हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा। यहाँ इसको प्रथम अधिकरण के 13वें अध्याय में इन्होंने जो विवरण दिया है इसकी चर्चा मैं करूँ उससे पहले आपको कुछ बातें नोट करनी है। चलिए बेटा, सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न सिद्धांत प्रचलित हैं बेटा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पहला है राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। यस, दूसरा है सामाजिक समझौता सिद्धांत। यस, सामाजिक समझौता सिद्धांत। तीसरा है शक्ति सिद्धांत। चौथा है मात्र सत्तात्मक सिद्धांत। पांचवा है पितृसत्तात्मक सिद्धांत। छठा है विकासवादी सिद्धांत। अगर हम मोटे रूप में देखें तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में भारत में भी ये सिद्धांत जो है किसी न किसी रूप में दिए गए हैं। और जब हम पश्चिमी राजनीतिक विचारों के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर भी ये सिद्धांत हमें मिलते हैं कि भाई राज्य की उत्पत्ति के बारे में कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। दैवीय सिद्धांत है, सामाजिक समझौता सिद्धांत है, शक्ति सिद्धांत है, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत है, पितृसत्तात्मक सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत है। और आज यदि देखें तो सर्वसम्मति से पूरी दुनिया में विकासवादी सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है कि राज्य का जो है एक झटके से जो है निर्माण नहीं हुआ है या कोई ये ईश्वर के द्वारा रचित नहीं है, बल्कि राज्य का तो क्रम से धीरे धीरे विकास हुआ है ना। जैसे राजनीति विज्ञान के जो जनक हैं अरस्तु ने भी अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में स्पष्ट रूप में कहा है, क्या कहा है कि पति पत्नी के संयोग से परिवार बनेगा, परिवार से ग्राम और ग्राम से नगर, राज्य अस्तित्व में आए। तो इसका मतलब अरस्तु ने कहा है कि राज्य का स्वाभाविक रूप में विकास हुआ है। भले ही आधुनिक समय में ये कहा जाए कि भाई राज्य का जो विकासवादी सिद्धांत है अब दिया गया है वर्तमान समय की देन है, लेकिन नो, अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स में विकासवादी सिद्धांत के जो है तत्व छुपे हुए हैं। विकासवादी सिद्धांत के मैं कहूँगा कि बीज मौजूद हैं कि अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत किसी न किसी रूप में दे दिया था। स्पष्ट है कि पति पत्नी के संयोग से पुत्र पैदा होंगे तो पति पत्नी पुत्र से परिवार, परिवार से ग्राम और ग्राम से नगर राज्य। मतलब
पति पत्नी के संयोग से, सहवास से पुत्र पुत्री पैदा होंगे, उसके बाद में परिवार बनेगा। एक परिवार से जो है 20 परिवार बनेंगे, 20 परिवार से 100 परिवार, 100 परिवार से गांव बनेगा, एक गांव से 10 गांव, 10 गांव से 20 गांव, 20 गांव से 1000 गांव, और हजारों गांवों से फिर एक नगर बन जाएगा। तो उस समय सिटी स्टेट हुआ करते, नगर राज्य हुआ करते था, तो राष्ट्र राज्य। तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में विकासवादी सिद्धांत की बात की है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम प्लेटो की रिपब्लिक को अच्छे से पढ़ ले, अरस्तु की पॉलिटिक्स को अच्छे से पढ़ ले, तो राजनीति विज्ञान आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है बेटा। अब हमें तो केवल कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य ने जो दूसरे नंबर वाला है सामाजिक समझौता सिद्धांत, इसकी बात की है कि भी राज्य की उत्पत्ति जो है सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप हुई है। तो पहले आप इन 6 के 6 सिद्धांतों के नाम नोट करें, इसके बाद में हम इनको मिटाएंगे। चलिएगा नोट करेंगे 6 के 6 सिद्धांत। अच्छा, नोट कर लिया, मुझे विश्वास है आपने नोट कर लिया होगा। अब चलिए इस विवरण को हम पॉइंट्स रूप में लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो आप यहाँ देंगे अराजक अवस्था। कौटिल्य ने जब अपना अर्थशास्त्र लिखा तो इसमें विवरण दिया कि जब अराजक अवस्था थी, मतलब राजा और राज्य नहीं था, तो ऐसी स्थिति में प्रजाजन जनता दुखी होकर के समझौता करती है, और समझौते के बाद में जो है जनता ने वैवस्वत मनु कह सकते हैं, जनता ने मनु को राजा नियुक्त किया। नोट करें। वैवस्वत भी कह सकते हैं इसको। वैवस्वत मनु नोट करें, वैवस्वत मनु भी कहा जा सकता है इसको, वैवस्वत मनु भी कह सकते हैं। प्रथम बिंदु क्लियर हो गया। अब जब राजा को यहाँ नियुक्त कर दिया गया जनता के द्वारा, पहला राजा जो नियुक्त किया था वैवस्वत मनु है, समझौते के माध्यम से किया है। अब राजा को जब नियुक्त कर दिया गया तो ऐसी स्थिति में राजा क्या करेगा, जनता से टैक्स लेगा। क्या लेगा? टैक्स लेगा। क्योंकि भाई जनता की जो संपत्ति है, जनता का जो जीवन है, उसकी रक्षा तभी संभव हो पाएगी जबकि राजकोष होगा, राजकोष के लिए जनता पर टैक्स लगाना पड़ेगा। तो दूसरा बिंदु नोट करें, प्रजारक्षण और प्रजारंजन के लिए राजा जनता पर कर लगाएगा। नोट करें, प्रजारक्षण प्रजारंजन के लिए राजा जनता पर कर लगाएगा। नोट करें, दूसरा बिंदु है ये। इसके बाद में तीसरा बिंदु नोट करेंगे, राजा प्रजा को दंडित कर सकता है राज आदेशों की अवज्ञा करने पर। हालांकि यहाँ कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में यहाँ तक कहा है कि प्रजा राजा के आदेशों की अवज्ञा नहीं करेगी। तो इस बिंदु को भी आप नोट करेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट बात आएगी, इसमें यहाँ ये बात आएगी कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो क्या यहाँ कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में जिस सामाजिक समझौते सिद्धांत की बात की है, तो यहाँ आप नोट करेंगे क्या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सामाजिक समझौता सिद्धांत मौजूद है। नोट करें पहले इसको, क्या अर्थशास्त्र में सामाजिक समझौता सिद्धांत मौजूद है? नोट करें, क्या अर्थशास्त्र में सामाजिक समझौता सिद्धांत मौजूद है? चलिए अब हम देखेंगे इसमें वास्तव में यदि देखा जाए तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सामाजिक समझौता सिद्धांत मौजूद है। क्यों है? क्योंकि अराजक अवस्था से बचने के लिए
अराजक अवस्था से बचने के लिए प्रजा ने समझौता किया। अब यहाँ अराजक अवस्था से बचने के लिए समझौता किया है, और इसी के साथ में दो गुप्तचरों में वार्तालाप हो रही थी। उस वार्तालाप के माध्यम से भी स्पष्ट होता है कि कौटिल्य ने वास्तविक रूप में सामाजिक समझौते सिद्धांत की चर्चा की है। किसमें? अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो आप ये कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में अराजक दशा से मुक्ति पाने के लिए स्वेच्छा से ही मनु को जनता ने व्यवस्वत मनु को जनता ने राजा नियुक्त किया। किसको? मनु को राजा ने नियुक्त किया, राजा को नियुक्त किया। इनमें अंतर है। राजा ने कर्मचारियों को नियुक्त किया, प्रजा ने राजा को नियुक्त किया। तो इससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि कौटिल्य वास्तविक रूप में जो राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक थे। अब आपसे एग्जाम में किसी भी रूप में ये बात पूछी जा सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो बात होगी वो होगी कि क्या जो कौटिल्य का सामाजिक समझौता सिद्धांत है इसकी पाश्चात्य समझौता सिद्धांत से तुलना की जा सकती है। अर्थात पश्चिम में जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसकी जो है तुलना क्या कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में जो सिद्धांत दिया है उससे की जा सकती है। तो नोट करेंगे पाश्चात्य समझौता सिद्धांत से तुलना। नोट करें पाश्चात्य समझौता सिद्धांत से तुलना। सिद्धांत से तुलना। नोट करें पाश्चात्य समझौता सिद्धांत से तुलना। तो पाश्चात्य समझौता सिद्धांत से तुलना का मतलब ये है कि यहाँ जो ये कौटिल्य होंगे, कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया है उसकी तुलना पाश्चात्य समझौता सिद्धांत से करेंगे। और इसके अंतर्गत विशेषकर 3 विचारक आते हैं। 1 2 3 नोट करेंगे। हॉब्स, टॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो, तीनों के नाम नोट करेंगे। टॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो, इन तीनों के नाम नोट करें। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक विद्वान है केपी जायसवाल ने कौटिल्य को भारत का हॉब्स कहा है। नोट करें केपी जायसवाल ने कौटिल्य को भारत का हॉब्स कहा है। भारत का हॉब्स कहा है। क्लियर हो गया? भारत का हॉब्स कहा है। अब यहाँ हम जब तुलना की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले आप तुलना को ले लीजिएगा। तुलना, जब हम तुलना करते हैं तो तुलना में 2 बातें आती हैं। सबसे पहली बात आती है समानता की, कि भाई कौटिल्य के समझौता सिद्धांत और पाश्चात्य सामाजिक समझौता सिद्धांत में क्या समानता है। तो नोट करेंगे आप। कौटिल्य की राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत, कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत की पाश्चात्य समझौता सिद्धांत से तुलना। नोट करेंगे पूरा का पूरा तुलना। और तुलना में सबसे पहले हम लेंगे समानता को। सबसे पहले किसको लेंगे हम? समानता को। तो सबसे पहली समानता है क्या भाई कौटिल्य भी राज्य को एक निर्मित संस्था बता रहे हैं, और हॉब्स ने भी, जॉन लॉक ने भी, रूसो ने भी राज्य को निर्मित संस्था बताया है कि भाई राज्य का निर्माण
व्यक्तियों के द्वारा किया गया है। प्रजा ने समझौता करके राज्य का निर्माण किया है। इसलिए पहली समानता इन दोनों में ये है, कौटिल्य के सिद्धांत और पाश्चात्य या पश्चिम के समझौता सिद्धांत, मतलब कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत और पाश्चात्य राज्य उत्पत्ति के सिद्धांत में पहली समानता जो है वो होगी राज्य एक, नोट करें बेटा, राज्य एक निर्मित संस्था है। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में प्रजा ने अराजक अवस्था से बचने के लिए राज्य का निर्माण किया है। कौटिल्य ने भी ये बात कही है और हॉब्स ने भी ये बात कही है। हालांकि कौटिल्य ने अराजक अवस्था शब्द का प्रयोग किया है, जबकि हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो ने प्राकृतिक अवस्था शब्दावली का इस्तेमाल किया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला समानता लिखेंगे, राज्य एक निर्मित संस्था है। राज्य एक निर्मित संस्था है, नोट करें, राज्य एक निर्मित संस्था है। दूसरी समानता है कि वास्तविक रूप में यहाँ कौटिल्य और पाश्चात्य सिद्धांत की बात आती है। यहाँ पर जो है केवल जॉन लॉक को हम छोड़ दें, क्योंकि जॉन लॉक ने दो समझौतों की बात की है। तो अगर हम यहाँ देखें तो वास्तव में ये दोनों में समानता ये है कि ये दोनों का मतलब कौटिल्य का और पाश्चात्य मतलब हॉब्स और रूसो की बात आती है। दोनों ने ही ये कहा है, क्या कहा है कि राज्य और राजा की उत्पत्ति एक साथ होती है। नोट करें, राज्य और राजा की उत्पत्ति एक साथ होती है, मतलब दोनों ने एक ही समझौते द्वारा राज्य एवं राजा की उत्पत्ति को स्वीकारा है। राज्य एवं राजा की उत्पत्ति को स्वीकारा, दोनों ने एक ही समझौते के माध्यम से राज्य और राजा की उत्पत्ति को स्वीकारा है। तो ये जो है दोनों के अंतर्गत समानता होगी। और इसके बाद में इसका जो दूसरा पार्ट लेंगे हम, दूसरा पार्ट लेंगे इसकी जो है असमानताएं क्या हैं। दूसरा पार्ट लेंगे असमानताएं, अर्थात कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में और पाश्चात्य राज्य उत्पत्ति के सिद्धांत में क्या असमानताएं हैं। तो सबसे पहली जो असमानता लेंगे हम, असमानताएं 5 असमानताएं की चर्चा करेंगे हम। पहली असमानता है, जरा बुद्धि पे जोर दीजिएगा, अभी तक मैंने जो समझाया तो इसके आधार पर आप अंतर निकाल सकते हैं बेटा। यस, ऐसे नहीं, अब अभी तक आपको आदत पड़ी हुई है कि मैं पहले नोट कर देता था और उसके बाद आपको समझाता था। तो आज से हमने थोड़ा सा जो है इसका समझाने का जो तरीका है वो चेंज किया है, क्योंकि अभी आपको बहुत समय हो गया है। अब आप जो है LKG के स्टूडेंट नहीं रहे हैं, है ना, क्योंकि मुझे पढ़ाते 3 वर्ष हो गए यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अब तो आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा धीरे धीरे चेंज होते चलेंगे। ऐसे थोड़ी ना होगा, अभी तो मैं इतना नोट कर रहा हूँ, उसके बाद इतना भी नोट नहीं करूँगा। चलिए, अब असमानताएं क्या है बेटा। पहले असमानता तो ये है कि कौटिल्य वास्तविक रूप में जब ये बताते हैं कि भाई राज्य नहीं था, राजा नहीं था, तो ऐसी स्थिति में जो है वहाँ पर अराजक अवस्था थी। अर्थात जब राज्य राजा नहीं होता है तो अराजक अवस्था होती है। तो इसका मतलब कौटिल्य ने अराजक अवस्था का नाम दिया है जब राज्य नहीं होता है। और यहाँ ये जो पश्चिमी विचारक है हॉब्स, लॉक और रूसो, ये इसको जो है प्राकृतिक अवस्था का नाम देते हैं। अब आपसे एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो नोट करेंगे। पहली असमानता ये है कि कौटिल्य ने राज्य या राजा की उत्पत्ति से पहले की जो अवस्था थी उसको अराजक अवस्था कहा है, जबकि तीनों पश्चिमी विचारक, तीनों ये संविदावादी विचारक है, हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो, है ना। हॉब्स की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है बेटा वो लेवियाथन है। लेवियाथन का हिंदी अर्थ होता है एक विशालकाय जल जंतु जिसके दोनों तरफ मुख होते, या एक विशालकाय महामानव जिसके उदर में पूरी जनता को दर्शाया गया है ना। लेवियाथन के प्रथम पृष्ठ पर ही ये बात दिखा दी गई है, दर्शा दी गई है कि एक विशालकाय महामानव का चित्र दे दिया गया है प्रथम पृष्ठ पर। उसके उदर में, पेट में सारी जनता को दर्शा दी। इसका मतलब निरंकुश राजा होगा वो। और इसके बाद में जो है जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो, तो इन तीनों ने ही वास्तव में जो है प्राकृतिक अवस्था शब्द का प्रयोग किया जब राज्य नहीं होता है, राजा नहीं होता है। तो नोट करेंगे पहली असमानता। इसके बाद में जो है दूसरी असमानता के लिए तैयार हो जाएं, दूसरी असमानता के लिए तैयार हो जाएं।
दूसरी असमानता ये है, विशेषकर हॉब्स की बात करेंगे, हॉब्स ने राजा को संप्रभु माना है, मतलब संपूर्ण रूप में सत्ता जो है राजा को सौंप दी है। और ऐसी स्थिति में जो नैतिकता होगा, कानून होगा, उसका स्रोत संप्रभु ही होगा, राजा ही होगा। इसका मतलब हॉब्स ने एक निरंकुश राजा की बात की है। जबकि कौटिल्य की बात आती है तो कौटिल्य ने वास्तविक रूप में जो है राजा को इतना संप्रभु, इतना शक्तिशाली निरंकुश नहीं बनाया है, क्योंकि कौटिल्य के राजा के ऊपर जनता का जो योगक्षेम है, प्रजा आरक्षण, प्रजा रंजन की जो जिम्मेदारी है वो है। इसलिए कौटिल्य का जो राजा है वो जनता के योगक्षेम से, प्रजा आरक्षण, प्रजा रंजन से नियंत्रित होगा। अतः कहा जा सकता है कि कौटिल्य के राजा में और जो ये हॉब्स का राजा राज्य है इसमें काफ़ी डिफरेंस है। चलिए बेटा, ये आप नोट करेंगे, दूसरा बिंदु नोट करें। इसके बाद हम तीसरी असमानता के लिए तैयार हो जाएं। तीसरी असमानता तैयार हो, दूसरा नोट कर लिया होगा। हॉब्स ने जो राजा राज्य की उत्पत्ति की बात की है वह केवल एक भौतिकवादी विचारधारा है। नोट करें, हॉब्स की विचारधारा राज्य की उत्पत्ति के बारे में केवल भौतिकवादी है, जबकि कौटिल्य के सामाजिक समझौते में दैवीय अंश भी मौजूद है। दैवीय अंश इसलिए मौजूद है क्योंकि कौटिल्य ने कहा है कि राजा में इंद्र, यम जैसे देवताओं के अंश होंगे, गुण होंगे। अतः कहा जा सकता है कि कौटिल्य के राजा और जो है हॉब्स के राजा में या राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में ये तीसरा अंतर हो गया, तो इसको भी नोट करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है इसका जो चौथा अंतर होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। चौथा अंतर नोट कीजिएगा। चौथा अंतर है हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत एक सिद्धांत की गिनती में आता है। नोट करें, एक सिद्धांत की गिनती में आता है या सिद्धांत की श्रेणी में आता है। मतलब हॉब्स का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वह एक राजनीतिक सिद्धांत की श्रेणी में आता है। जबकि कौटिल्य का सामाजिक समझौता सिद्धांत राजनीतिक सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता है। नोट करें, अब यहाँ डिफरेंस होगा, ये आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि भाई क्या कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसको राजनीतिक सिद्धांत में काउंट किया जा सकता है? राजनीतिक सिद्धांत में इसकी गिनती होती है? नो, कौटिल्य का राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो राजनीतिक सिद्धांत की गिनती में नहीं आता है, पॉलिटिकल थ्योरी की गिनती में नहीं आता है। जबकि हॉब्स का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति के बारे में वो राजनीतिक सिद्धांत की गिनती में आता है, श्रेणी में आता है। तो दोनों में डिफरेंस होगा। तो आप ये बता सकते हैं कि भाई कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति के बारे में और पाश्चात्य राज्य की उत्पत्ति के समझौता सिद्धांत में क्या समानताएं और क्या असमानताएं। मैंने 2 समानताएं बता दी हैं और इसके बाद में इसकी जो 4 असमानताएं हैं ये मैंने आपको बता दी हैं। तो इसके आधार पर आप ये अच्छे से बता सकते हैं कि भाई कौटिल्य के जो राज्य संबंधी विचार हैं उन राज्य संबंधी विचारों में हमने जो पहली बात आज ली है वो पहली बात ये ली है कि भाई राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो है कौटिल्य ने क्या कहा है। तो अक्सर ये कह दिया जाता है कि भाई राज्य की उत्पत्ति के बारे में कौटिल्य ने जो है
सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया है। लेकिन डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में कोई व्यवस्थित सिद्धांत नहीं दिया है ना। क्यों नहीं दिया, मैंने यह बता दिया आपको भाई, ये कोई पॉलिटिकल थ्योरी की गिनती में नहीं आता है। इन्होंने तो बस गुप्तचरों में जो वार्तालाप चल रही थी, जो भीड़ इकट्ठी हो रही थी, वहाँ पर जो वार्तालाप चल रही थी, तो उस वार्तालाप के माध्यम से कौटिल्य ने ये बात कह दी। और इसके साथ में जो है कौटिल्य ने यहाँ तक भी कह दिया कि जो गुप्तचर हैं, गुप्तचर ये ध्यान रखें कि जो जनता में क्षुद्र हैं, क्षुद्र वर्ग के लोग हैं। क्षुद्र वर्ग का मतलब होता है कि जो राजा के आदेशों का पालन नहीं करते हैं, कर की अदायगी नहीं करते, तो उनके लिए दंड की जो व्यवस्था की जाती है, उनके लिए दंड की व्यवस्था की है। दंड की व्यवस्था राजा के द्वारा की गई कि इनको दंडित किया जाए कर्मचारियों के द्वारा। तो वास्तव में कौटिल्य की राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया, बस इतना ध्यान रखेंगे कि इन्होंने जो है छुटपुट श्लोकों के अंतर्गत ये बात कही है। बाकी हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो की तरह इन्होंने राज्य की उत्पत्ति का कोई अलग से जो है राजनीतिक सिद्धांत नहीं दिया है। अतः ये कह सकते हैं कि कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में कोई राजनीतिक सिद्धांत नहीं दिया है, जबकि हॉब्स, लॉक और रूसो ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में राजनीतिक सिद्धांत दिया है। इसलिए आप देखेंगे हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो ने अलग से अपना सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के बारे में दिया है। मैंने पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत हॉब्स, लॉक और रूसो इन तीनों को अच्छे से समझा दिया है, आप प्ले लिस्ट के अंतर्गत देख सकते हैं। तो आज की जो हमारी चर्चा है वह केवल कौटिल्य के राज्य संबंधी विचार में राज्य की उत्पत्ति के ऊपर थी। अब राज्य की उत्पत्ति के बाद में जो है अब इसकी प्रकृति क्या है, उद्देश्य क्या है, सप्तांग राज्य का उदाहरण क्या है, राज्य का कार्य क्षेत्र क्या है, तो 4 बातें शेष और रह गई। 5 बातें ले रहे हैं हम इसके अंतर्गत। तो पहली बात तो क्लियर होगी राज्य की उत्पत्ति की, है ना। इसके बाद इसकी प्रकृति, उद्देश्य, सप्तांग राज्य का उदाहरण है, इसका कार्य क्षेत्र है। तो इन सब की चर्चा हम करेंगे, लेकिन क्रमबद्ध रूप में करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है आप ये अच्छे समझ गए कि कौटिल्य ने अपने राज्य संबंधी विचार में राज्य की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा है। अब आपसे एग्जाम में किसी भी रूप में यदि प्रश्न पूछा जाता है तो आपको किसी भी रूप में कोई गलती नहीं कर पाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। यस बेटा, मुझे पूरा विश्वास है, ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके बेटा, यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।